नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आया हूँ जिसको हमने नाम दिया है इन्वोकिंग डिवाइन पावर। आज के समय में हम सभी पावरलेस फील करते हैं बाहर के चैलेंजेस से। उन चैलेंजेस को हम कैसे अपने इनर पावर से डील कर सकते हैं इफेक्टिवली, ये एक सीरीज उसमें मदद करेगी। आज मैं आपके सामने पार्ट 1 प्रेजेंट करने वाला हूं और आगे हम पार्ट 2, 3, 4 सीरीज में देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अपने डिवाइन पावर्स को हम कैसे जागृत कर सकते हैं एक न्यूरोलॉजिस्ट की जुबानी। हमारा दर्द, हमारी दुख, रेस्टलेसनेस, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? अगर हम देखें हमारे पर्सनल लेवल पर, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं या हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम कहते हैं शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा शुगर खाना, ये किसकी वजह से है? ये है हमारी क्रेविंग की वजह से, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं लोभ, लालच। हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हम कम्युनिटी लेवल पर देखें तो फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फायर्स, वॉर्स, ये काफ़ी कॉमन है और उसमें मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन होता है। अब अगर हम इसकी जांच करते हैं, इसकी जड़ तक जाते हैं, तो देखते हैं कि ये जो अर्थक्वेक्स हैं, ये ज़्यादातर उन इलाकों में होते हैं जहाँ पर ज़मीन कमज़ोर होती है, और वो कमज़ोर होती है जब हम डिग करते हैं, गहरे गहरे गड्ढे बनाते हैं नीचे अंडरग्राउंड। कोई भी हमें चीज़ बनानी है उसके लिए, जैसे मेट्रो है, वो उसको अर्थक्वेक प्रोन बना देती है। साथ साथ फायर, जो आग लग रही है, उसका मुख्य कारण देखा जा रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तापमान बढ़ रहा है, उससे जंगलों में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण क्या है? इन चीजों का कारण क्या है? क्यों हम डिगिंग करते हैं? क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? वो हमारी केयरलेसनेस और इनडिफरेंस टुवर्ड्स नेचर। हम संवेदनशील नहीं हैं। हम अपनी ज्यादा चिंता करते हैं प्रकृति से ज्यादा, तो वो फिर हमें प्रॉब्लम करता है। ऐसे ही वॉर्स, हम जानते हैं आज देशों के बीच में वॉर्स हैं, यहाँ तक कि विद इन दी कंट्री भी वॉर्स हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसके पीछे उनका मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एक्वायर कर लें। लेकिन ये लैंड को एक्वायर करना, इसके पीछे भी जो हिडन एजेंडा है वो क्या है? वो है ग्रीड, लोभ और ईगो, अहंकार, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो ऐसी आदतें हैं, जैसे लोभ है, अहंकार है, ईगो, ये सब उसका कारण बनते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपने पुराने शास्त्रों को देखें तो जैसे रामायण है, रामायण में दिखाते हैं कि रावण ने सीता को चुराया क्योंकि शूर्पणखा की नाक काट दी थी राम लक्ष्मण ने। ये तो सामने दिखाई देता है, लेकिन हम सब जानते हैं उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या था रावण का। वो तो एक सिर्फ स्टिमुलस था, एक बहाना था शूर्पणखा के नाक काटना। तो उसके पीछे रावण की जो काम वासना थी, सीता के प्रति उसकी बुरी दृष्टि थी, जो उसका गुस्सा था और जो अहंकार था, वो सीता को चुराने के लिए उसको प्रेरित करता है। और हम सब जानते हैं उसका आउटकम क्या हुआ। कहते हैं रावण महापंडित था, लेकिन उस एक छोटी सी इंसिडेंट ने उसके कुल का और उसका सर्वनाश कर दिया। कहने का मतलब, ये जो पेन, सॉरो, अनरेस्ट, जो भी हमारे लाइफ में ट्रबल्स आ रहे हैं, उनके कारण एक ही हैं। उनका कारण क्या है? हमारी बैड इंटेंशन। चाहे वो लोभ हो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो काम वासना हो, वही हमारी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, उसमें ट्रबल्स का कारण बनता है।
हमने देखा हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो हमारे शरीर से जुड़े हुए हों, चाहे औरों के साथ हों, चाहे मास स्केल पर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सब में हमारी जो मनोविकार हैं, वृत्तियां खराब हैं, वही हमारे प्रॉब्लम्स का कारण बनती हैं। इसीलिए कहा गया, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। देखते हैं दोस्तों, ये तो हम सुनते आए हैं, आध्यात्म हमें समझाता आया है कि अपने मन विकारों की वजह से इंसान दुखी है, परेशान है। बाहर की वजह से नहीं, बाहर तो जो हो रहा है वो एक स्टिमुलस है, लेकिन अपने मनोविकारों की वजह से वो खुद के लिए गड्ढा खोदता है। क्या मेडिकल साइंस इसको मानती है? आज आपको दिखाते हैं। ये एक कार्टून है जिसमें दिखाया गया कि ब्रेन जब एडिक्टेड होता है, किसी चीज की लत लग जाती है, तो वो कैसे बिहेव करता है। ये वाला ब्रेन नॉर्मल ब्रेन है, भरपूर पोषक। और जब कोई हीरोइन, जो एक ड्रग है, वो लेता है, उस समय के कुछ समय के बाद उसका ब्रेन इस तरह का हो जाता है जैसे एक खोखला लकड़ी होती है जिसे दीमक जिसको खा लेती है, तो ब्रेन भी उसी प्रकार का हो जाता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये उस व्यक्ति का ब्रेन दिखाया हुआ है जो गलत वीडियोस देखता था। उसका भी ब्रेन जैसे कोई ड्रग्स लेता है उस पर वैसा असर होता है, उसके ब्रेन पर भी वैसा ही असर होता है। काम वासना से प्रेरित होकर ही तो कोई गलत वीडियोस देखता है, और उसके ब्रेन में देखिए कैसा इफेक्ट आता है। यहाँ तक कि ऐसे ब्रेन्स के एमआरआई स्पेशल स्कैन्स भी किए गए। ये एक स्पेशल स्कैन है जिसको हम पेट स्कैन कहते हैं। इसमें क्या दिखाया है, ये एक नॉर्मल स्कैन है। ये आगे का हिस्सा है ब्रेन का, ये पीछे का हिस्सा है ब्रेन का। आगे का हिस्सा फ्रंट ब्रेन होता है, वो हमारी बुद्धिमानी के लिए बहुत जरूरी होती है उसकी। आप देखिए, जब कोई एडिक्टेड ब्रेन होता है तो उसके आगे के हिस्से में क्या चेंजेस आए। आप देख रहे होंगे, पीलापन यहाँ पे कम हो गया और नीला ज्यादा हो गया। हम जानते हैं जब विष शंकर जी ने पिया तो उनका कंठ किस रंग का हो गया, नीला। तो विष को हम नीला देखते हैं। ऐसे ही ब्रेन में भी जितना पीला उतना अच्छा, जितना नीला मतलब खराब। तो आप खुद ही समझ गए कि कैसे ब्रेन जब कोई एडिक्टेड हो जाता है तो उसके ब्रेन में कैसे चेंजेस आते हैं, विष भर जाता है। ये जो आगे का हिस्सा है, इसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि फ्रंट में है। प्री मतलब शुरुआती, फ्रंट मतलब आगे का हिस्सा, कॉर्टेक्स माना ब्रेन का वो हिस्सा। तो ये जो गोल्डन दिखाया ना, ये रियल में गोल्डन हिस्सा है हमारे ब्रेन का, पूरे ब्रेन से, क्योंकि यहीं से हमारे पूरे माइंड की मैनेजिंग होती है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन आपको पता है इस पूरे ब्रेन को भी कंट्रोल कौन करता है? ये मैनेजर है उसका, ब्रेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक कहानी दोस्तों आपको सुनाते हैं इस व्यक्ति की, जिसका नाम है फिनिस केज। ये लगभग 200 साल पहले की कहानी है। ये लड़का 17-18 साल का था और जब इसका एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ इसका, और इसके ब्रेन से ऐसे एक रॉड पास हो गई। अब देखिए कितना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ होगा इसका। ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छे काम करता था, सबसे मिलजुल कर रहता था, सबकी हेल्प करता था, मीठा बोलता था, रिस्पेक्ट करता था। इसका दिमाग बहुत शार्प था, क्विक डिसीजन लेना, मेमोरी बहुत अच्छी थी, जजमेंट बहुत अच्छा करता था, इमोशनल कंट्रोल था। ओवरऑल समझे तो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो उस समय तो न्यूरो सर्जरी इतनी एडवांस नहीं थी। डॉक्टर्स ने क्या किया, रॉड को यहाँ से और यहाँ से काट दिया, और अंदर जो रॉड थी वो छूट गई, छोड़ दिया। लेकिन उस रॉड से हुआ क्या, उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था वो डैमेज हो गया था। अब जब वो लड़का, वो व्यक्ति कोमा से वापस आया तो देखा उसका नेचर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया था। अब वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था,
गालियां देना, गलत वीडियोस, गलत चीजें करना, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, मेमोरी चली गई, इंटेलिजेंस चली गई, तमाम जो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल ही उसकी ऑपोजिट पर्सनालिटी हो गई। तब साइंस को पता चला कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर और स्टडीज हुई कि फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो क्या क्या करता है। वो हमारे ब्रेन में सबसे लास्ट में मेच्योर होता है। इसीलिए आप देखो, एक बच्चा होता है, उसकी समझ लिमिटेड होती है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसकी समझ बढ़ती जाती है। एक्चुअली में सबसे मेच्योर कौन हो रहा है? दिमाग का ये वाला हिस्सा हो रहा है, और ये लगभग मिड 30s तक बढ़ता रहता है। और इसका डैमेज, चाहे चोट लग जाए, चाहे स्ट्रोक हो जाए, या डिजेनरेटिव प्रॉब्लम जैसे डिमेंशिया, भूलने की बीमारी बूढ़ों में हो जाती है, उसके साथ इसकी क्षमता जो है वो कम होती जाती है। इसीलिए आप देखिए, बूढ़े लोगों में उनको याद नहीं रहना, इंटेलिजेंस कम हो जाती है, और तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कहते हैं ना, 60 के बाद सठिया जाना, तो वो इसी ऑर्गन, इसी ब्रेन के हिस्से से प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक नई चीज आप देखिए, आज हम देखते हैं कि कई सारे यंगस्टर्स भी ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी मेमोरी वीक है, हमारी इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, हम जज नहीं कर पाते, हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। और उनको तो कोई डैमेज भी नहीं हुआ, ना चोट लगी फिनिश केज जैसी, ना वो अभी बूढ़े हुए हैं उनका ब्रेन। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण देखने के लिए ये जो डॉक्टर हैं, ये साइकेट्रिस्ट हैं अमेरिका में, इनका नाम है मिरियम ग्रॉसमैन। इन्होंने देखा कि वाई मोस्ट 16-year-old ड्राइव लाइक दे आर मिसिंग अ पार्ट ऑफ देयर ब्रेन। मतलब वो ऐसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे उनका ये पार्ट, ब्रेन का ये पार्ट, फ्रंटल ब्रेन मिसिंग है। ऐसा क्यों? तो ये एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट हैं। इन्होंने 15 साल से लेके लगभग 25-30 साल तक के युवाओं के ब्रेन को स्टडी किया, उनके व्यवहार को स्टडी किया। और उन्होंने क्या पाया कि अमेरिका में आप जानते हैं कि प्रॉम नाइट्स होती हैं, वहाँ पर ओपन है काफ़ी कल्चर, तो वहाँ पर सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है। तो उन्होंने देखा कि जो एडोलेसेंट सेलिबेसी को, अर्थात सेल्फ कंस्ट्रेंट या कहें सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं करते थे, ज़्यादा इंडल्ज करते थे इस तरह की एक्टिविटीज़ में, तो उनके ब्रेन का ये हिस्सा कमज़ोर ही रह जाता था। तो वो कम डिसीजन ले पाते थे, जजमेंट उनकी अच्छी नहीं होती थी, मेमोरी, इंटेलिजेंस पर फर्क पड़ता था, और इमोशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाते थे। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड के चांसेस कहीं बढ़ जाते थे। इन्होंने हज़ारों युवाओं में स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि फिनिश केस तो आप देखो, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन आज के समय में युवाओं में ये जो काम विकार है, ये जो इच्छाएं हैं, जो बहुत जल्दी मोबाइल के कारण एक्सपोज हो जाते हैं गलत वीडियोस से, और फिर गलत आदत लग जाती है, उसकी वजह से उनका ब्रेन का ये हिस्सा डेवलप नहीं हो पाता है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि जो रावण था वो महापंडित था, लेकिन क्योंकि काम विकार था, तो काम विकार ने शायद उसके इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को काम करने नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से वो ठीक से जज नहीं कर पाया, डिसीजन नहीं ले पाया, और अपना ही विनाश कर बैठा। तो अगर इसको हम थोड़ा समझें, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या ब्रेन का ये हिस्सा है, ये हाईली डेवलप्ड होता है, मनुष्यों में बहुत डेवलप होता है, और इसका काम होता है, अभी हमने देखा, कॉग्निटिव अर्थात बुद्धिमानी, इमोशनल मतलब हमारी भावनाओं कंट्रोल, और बिहेवियर फंक्शन हमारे व्यवहार को ये कंट्रोल करता है। और इसी के पीछे एक अमिगडाला होता है, जो इमोशनल सेंटर होता है, जहाँ से हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं, जैसे प्यार की, नफरत की, काम विकार की, काम वासना की, जो भी आप कहना चाहें। और हिप्पोकैम्पस ये होता है ये मेमोरी का, यहाँ से मेमोरी होती है। अब क्या होता है, नॉर्मली इमोशंस तो हमारे कुछ भी कह सकते हैं कि हम ऐसा कर ले, वैसा कर ले, लेकिन हम हर चीज़ इमोशंस के हिसाब से नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक बैलेंस होता है। हमारा जो फ्रंट ब्रेन है वो कहता है कि चलो कर लो, या इसके बारे में सोचो, तो वो एक बैलेंस रखता है, यस और नो। कभी कहेगा हाँ ठीक है, ये ठीक डिसीजन है, इसको कर लो। कभी कहेगा नहीं, ये ठीक नहीं है, तो नहीं करो। लेकिन
क्या होता है जब हम गलत वीडियोस या काम वासना आती है तो वो सेंसिटाइज हो जाता है हमारा इमोशनल सेंटर ज्यादा है, और फिर सेंसिटाइज होने से समय के साथ क्या होता है, गो फॉर इट, मतलब वो चीज कर लो, वो स्ट्रांग होता जाता है। और उसके बारे में सोचो, गलत चीज के बारे में सोचो कि ये गलत है, वो वीक पड़ता जाता है। मतलब एडिक्शन जब होता है तो ये सेंसिटाइज्ड हो जाता है, और फिर समय के बाद क्या होता है, एडिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो स्टॉप सर्किट है कि गलत काम से हम रोकें अपने आप को, वो नहीं रोक पाते और कर लेते हैं। तो इसीलिए तो युवाओं की आजकल क्या परेशानी है, उनको पता है कि ये चीज गलत है, मोबाइल ज्यादा देखना, गलत वीडियोस देखना, गुस्सा करना, या फिर कोई भी ऐसा काम जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल है, ड्रग्स लेना है, वो उनको पता पता भी है कि ये गलत है, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, देखा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसको किसने डैमेज किया? काम विकार ने। तो ऐसे ही रावण का सर्वनाश हो गया। उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत स्ट्रांग होगा जब वो महापंडित था, लेकिन काम वासना की वजह से उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो गया और वो सही डिसीजन नहीं ले पाया। आज भी कई एग्जांपल्स हम देखते हैं जो क्राइम्स हो रहे हैं समाज में, कि उनको उनको बता भी दो कि ये गलत है, लेकिन वो क्योंकि फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। कारण क्या है? ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है इस आदत से। अब और भी स्टडीज की गई कि क्या रिकवरी इसकी हो सकती है। तो आप देखोगे, अगर ये फिर से एक स्कैन देखिए, ये ब्रेन का स्कैन है, और इसमें रेड कलर जो है वो हम जानते हैं, रेड कलर मेडिकल साइंस में ब्लड का कलर होता है। तो ब्लड है, ये नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पर्सन है। ये वो पर्सन का ब्रेन है जो एडिक्शन में था, गलत एडिक्शन में था, ठीक है। लेकिन जब उसने 1 महीने बाद एडिक्शन छोड़ दिया, तो अब देखो उसके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो कम हो गया था एडिक्शन की वजह से, हमने देखा था ना कि ब्रेन डैमेज होता है, अब थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा। और 14 मंथ्स के बाद जब उसने वो आदत छोड़ दी, तो ब्लड फिर से नॉर्मलाइज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन इतना एक पेक्यूलियर ऑर्गन है, मतलब एक ये अमेजिंग चीज है, प्रकृति का हमें एक तोहफा है कि वो रिकवरी भी पॉसिबल कर देता है। ऐसा नहीं है कि ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है कि कभी लाइलाज हो जाएगा, नहीं। अगर उस आदत से हम छुटकारा पा लेते हैं तो फिर हमारी रिकवरी भी हो जाती है। दूसरा, एक तो हमने ये देखा कि कैसे काम विकार, काम जो एक लस्ट है, वो कैसे हमारे ब्रेन पर नुकसान देता है। दूसरा, गुस्सा। गुस्सा भी आजकल बहुत लोगों में है, बहुत लोगों में है। कितने घर टूट रहे हैं, लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑफिसेज में रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, काम पर असर पड़ता है। बहुत सारी चीजें गुस्सा खराब कर देता है। ब्रेन पर इसका क्या असर पड़ता है? गुस्सा, देखिए अभी हमने समझा था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा बुद्धि मानी यहाँ से आती है, और ये अमिगडाला ये इमोशनल सेंटर है। सिद्धांत क्या कहता है कि जो अमिगडाला है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर असर डालता है, और जब ये अमिगडाला ओवर एक्टिव होता है, मतलब इमोशन ज़्यादा ही हो जाते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, तो ये रिप्रेस कर देता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन, मतलब इमोशन कंट्रोल खो जाता है। और यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, रिप्रेशन फ्रॉम अमिगडाला कॉज अंडर एक्टिविटी इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मतलब अमिगडाला से जब रिप्रेशन आता है, दबाव आता है, तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये काम नहीं कर पाता ठीक से। अब ये ओवर एक्टिव कब होता है? एक है डिसिप्लिन, हम घर में ऑफिस में डिसिप्लिन रख रहे हैं, हाँ डिसिप्लिन अच्छा है, लेकिन जब ये ओवर ओवर हो जाता है, गुस्सा बन जाता है, तो फिर ये इसको काम करने नहीं देता। तो फिर गुस्से में डिसीजन, जजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, याद रखना, ये सब चीजें नहीं होता है। इसीलिए तो शायद हमारे बड़ों ने कहा कि गुस्से में कभी निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली गलत ही होता है। और ये हम सबका अनुभव भी है, गुस्से में हम कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं, हम किसी को हर्ट कर देते हैं, और बाद में फिर खुद ही माफी मांगते हैं, पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं।
कितना नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि गुस्सा हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। और ये चीज़ हमारा तो अनुभव है, लेकिन साइंस में ये चीज़ का खुलासा किया इन डॉक्टर साहब ने, जिनका नाम है डॉक्टर डिएगो पिज़ागली। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और इन्होंने इस सिद्धांत को नाम दिया कि हमारे इमोशंस, गुस्से के या ओवर इमोशंस कोई भी हावी हो जाते हैं हमारी बुद्धि पर। इसको कहा रूमिनेशन। रूमिनेशन इसका नाम दिया, मतलब ओवर करना। ओके। और देखिए गीता में भी इसका उल्लेख है। ये तो मेडिकल साइंस है, लेकिन गीता भी कहती है क्या, एक गीता का श्लोक है, क्रोधा भवति सम्मोह, मतलब क्रोध से एक सम्मोह, जैसे हिप्नोटिज्म जैसा, कोई किसी ने हमें वश में कर लिया है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सम्मोह स्मृति विभ्रम। और ऐसा हिप्नोटिज्म जैसा स्थिति जो होती है, उससे हमारी स्मृति विभ्रम, स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी पर भी पर्दा पड़ जाता है। स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धि नाश। और स्मृति भ्रम, जो हमारी मेमोरी, उस पर असर पड़ता है, उससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि हमने देखा था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। बुद्धि नाश पश्चात प्राण क्षयति, फिर प्राण ही नष्ट हो जाते हैं। प्राण अर्थात हमारी जो अंदर की कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर की जो एक, जिसको कहते हैं ना आत्म जागृति, वो ही नष्ट हो जाती है। तो इंसान फिर गलत करने पर उतारू हो जाता है। तो देखा दोस्तों, कैसे साइंस भी जो हमारे गीता में जो चीज़ें लिखी हैं, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, इसको प्रमाणित करता है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हम अभी तक उनको, क्या हम अपने लाइफ में इनको इम्पोर्टेंस देते थे? हम तो यही मानते थे ना कि ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन गुस्से से नुकसान कितना हो जाता है, आपने देखा ना। और ऐसे ही ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लस्ट तो ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। यहाँ तक कह दिया कि ये तो एक नेचुरल चीज़ है, जो अंदर फीलिंग अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। नहीं, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको जानते नहीं थे, तो हमने अपनी अज्ञानता को पर्दा डाल दिया। अच्छा, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आप देखिए, ये रियल एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे गुस्सा हमारे ब्रेन पर उल्टा असर डालता है, हैप्पीनेस, खुशी हमारे ब्रेन को बूस्ट करती है। तो जहाँ खुशी है, मतलब मन में खुशी है, वहां पर ब्रेन भी बल्ले बल्ले करता है। और वहां पर एक और एक मिलकर, ब्रेन और हार्ट मिलकर कंबाइन होकर दोनों अच्छे से बेस्ट काम करते हैं। ये कौन है? ये साहब हमारे एक मरीज थे। तो इसी कारणों के चलते हम इनका वीडियो तो प्ले नहीं करेंगे, लेकिन इनकी कहानी क्या थी। ये हमारे पास 4 साल पहले इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या प्रॉब्लम शुरू हुई? अचानक से इनके दोनों पांव बेकार हो गए और ये वॉकर से चलने लगे। पूरा सुन्न था इनका नीचे का हिस्सा, यहाँ तक कि उनको बाथरूम का भी पता नहीं चलता था। वो कई अस्पतालों में गए, बहुत जगह उन्होंने दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इलाज से हार के वो हमारे अस्पताल में आए, हमने उनको भर्ती किया और 7 दिन में उनको चला दिया, जादू कर दिया। ये जादू था। कैसे? जो व्यक्ति 4 साल से कई जगह गया, कोई कहीं ठीक नहीं हुआ, कई दवाइयाँ की, लाखों रुपया खर्च किया, कोई फायदा नहीं हुआ, 7 दिन में चलने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कैसे? हमने उनको जो इलाज दिया था उसको हम कहते हैं पीबी, अर्थात प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या कहता है? जैसे हम कोई दवाई खाते हैं, दवाई का असर होता है और हम ठीक हो जाते हैं। प्लेसिबो में हम क्या करते हैं? हम दवाई नहीं देते, हम देते हैं कैप्सूल या ग्लूकोज, लेकिन हम उनको कहते हैं कि इसमें दवाई है, लेकिन उसमें दवाई होती नहीं है, वो खाली होता है, लेकिन मरीज उसको खाकर भी ठीक हो जाता है। तो ये मरीज बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ और एक खाली कैप्सूल से ठीक हो गया। वो कैसे? वो ऐसे ठीक हुआ, आपको पता है वो जो ये व्यक्ति था, इनकी प्रॉब्लम क्या थी? उनके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि 4 साल पहले जब कोविड हुआ ना, तो उसमें उनको बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, बिजनेस में। तो उन्होंने सदमा ले लिया, तो अंदर गुस्सा, चिंता, डर, स्ट्रेस सब कुछ भरा हुआ था। वो ब्रेन पर असर डालता है, और ब्रेन पर असर पड़ने से उनके नसों पर असर पड़ा, और शरीर की नसों में असर पड़ा, तो पैरालिसिस हो गया।
हमने क्या किया, हमने उनके मन को ठीक किया। और जगह क्या हो रहा था, उनको दवाइयाँ तो दे रहे थे लेकिन वो दवाइयाँ नसों की दवाइयाँ थी। उनकी एक्चुअली नसें तो ठीक थी, मन में प्रॉब्लम आई थी। और जगह क्या, उनको बोल दिया जाता था कि आप तो ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि और जगह से वो ऐसे ही निकल के आते थे। हमारे अस्पताल में भी जब शुरू में डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि आप तो इतनी जगह से दिखा कर आए हो, सारी दवाइयाँ भी ले चुके हो, आप तो ठीक कैसे होगे। लेकिन वो हमने क्या किया, जो और मन को गिरा रहे थे, हमने उनके मन को उठाया। मन को उठाया, उसके मन को खुशी दी, शक्ति दी, एक उमंग दिया, प्यार दिया, एक नया, एक आशा दी। उससे उनका मन ठीक हुआ। मन ठीक हुआ, दिमाग की नसें ऑटोमेटिकली ठीक काम करने लगे, उनका पैरालिसिस ठीक हो गया। और इसको प्लेसिबो, ये जो आशावादिता है, ये हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो हमारे अंग को स्वस्थ करती है। तो कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ। दुआ क्या है, आशावादिता ही तो है। एक डॉक्टर अगर अपने मुंह से कह दे कि आप जल्दी अच्छे हो जाओगे, तो सोचो कितनी जल्दी अच्छा होता है। और एक डॉक्टर कहे कि आप तो ठीक नहीं हो सकते, तो चांसेस होते हैं कि मरीज ठीक नहीं होगा। क्यों? उसके कहने से क्या, क्योंकि आशा और निराशा भी, ये भी दवाई का काम या जहर का काम करती है। तो यही चीज़ दोस्तों हमें समझनी है कि खुशी हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। तो आपने देखा अभी तक कि एक लस्ट अर्थात काम और दूसरा एंगर अर्थात क्रोध, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक है। और खुशी और जिसको हम कहेंगे पवित्रता, प्योरिटी, ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छी है। तो यही मैसेज है कि सेल्फ कंट्रोल और हैप्पी माइंड, अगर हम अपने पर नियंत्रण रखते हैं, काम वासना में नहीं जाते हैं और खुश रहते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को भी खुश रखता है और हमारी लाइफ में ट्रबल्स नहीं आते। यही तो डिविनिटी है। डिविनिटी में ये 7 क्वालिटीज आती हैं। प्योरिटी ऑफ माइंड, हमारा मन बिल्कुल प्योर है। लव, हम सबसे प्यार से बात करते हैं तो गुस्सा नहीं करते, खुश रहते हैं। हैप्पीनेस, पीस, शांत रहते हैं। पावर, हम कभी पावरलेस फील नहीं करते, वीक फील नहीं करते। नॉलेज, हमारे पास प्योर नॉलेज है। और ब्लिस, आनंद में हम हमेशा रहते हैं। जब ये सब चीज़ें रहती हैं तो फिर हमारा माइंड भी हेल्थी रहता है और हमारी लाइफ में ट्रबल्स नहीं आते। ट्रबल्स तभी आते हैं जब हमने देखा कि हम वो जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई, वो क्रोध की वजह से आई, लोभ की वजह से आई, काम विकार की वजह से आई। इसीलिए इनको अवगुण कहा गया है और इनको दिव्य गुण कहा गया है। तो आज इस पहले पार्ट 1 सेशन में क्या ये सब बातें जानकर आपके अंदर भी डिवाइन बनने की एक इच्छा जागृत होती है? क्योंकि आज हम जब लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि गुस्से के बिना काम नहीं होगा, इस चीज़ के बिना दुनिया नहीं चल सकती, लोभ के बिना, लालच के बिना हम भूखे मर जाएंगे, अहंकार, रोब नहीं दिखाएंगे तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। वो बात पार्टली सही भी है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में हमें फ़ायदा हो सकता है कि काम करवा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नुकसान करती है। कैसे? आपने देखा ब्रेन पर लस्ट का और एंगर का कितना बुरा असर हुआ, हैप्पीनेस का कितना पॉजिटिव इफेक्ट है। और लॉन्ग टर्म में कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। रावण चुरा लाया सीता को शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान हुआ। वॉर में हम जा रहे हैं, हम लैंड ले भी लेंगे किसी की, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। हम शुगर खाते हैं, हमें उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में डायबिटीज़ को झेलना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शॉर्ट टर्म के लिए हमें ललचाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देते हैं। शायद इसीलिए इनको माया कहा जाता है। ये 5 विकारों को माया कहा जाता है। माया मतलब इल्यूजन। इल्यूजन मतलब जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं। रियलिटी में हमें लगता है कि ये हमारे फायदे की चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हमारा नुकसान कर रही है। जैसे एक बहरूपिया होता है ना, तो हम समझदार बने, अपने अंदर की डिविनिटी को जागृत करें। हमारे ट्रबल्स हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन जरूर दूर होंगे।
जैसे पांडव अल्टीमेटली विजयी हुए, उनको मुश्किलें आई लेकिन वो सत्य के साथ रहे। तो इसलिए दोस्तों, अपनी डिविनिटी को हमें कभी नहीं छोड़ना है। ये इच्छा को पहले पैदा करना है कि हम डिवाइन बनना चाहते हैं। और अगर आपने आपके अंदर की इच्छा जागृत होती है ये सब सुनकर, तो आप समझिए स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में आपने पहला कदम रख दिया है। अगले सेशंस में हम देखेंगे कैसे डिविनिटी को डेवलप किया जाए, क्या क्या इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं, ये कैसे एक प्रोसेस है, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, हम अगले सीरीज में जरूर समझेंगे। और यही तो है दोस्तों, साइंस और रिलीजन का अद्भुत संगम। हम साइंस के हिसाब से अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम इस तरीके से इसको समझते हैं तो अपने जीवन में आसानी से उतार भी पाते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में भी एक अवेकनिंग आए। और यही है साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।